हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेंटीग्रेड सिस्टम और फ़ारेनहाइट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली में सेंटीग्रेड सिस्टम और फ़ारेनहाइट सिस्टम जो हम लोगों ने देखा था वो किस बेसिस पे देखा था? वो हम लोगों ने देखा था मरकरी, यानी कैपिलरी ट्यूब में जो मरकरी रहता था तो वो मरकरी थर्मामीटर में कैसे यूज होता है वो हमने देखा था सेंटीग्रेड सिस्टम और फ़ारेनहाइट सिस्टम। ठीक है, एक्चुअली में वहाँ पे थर्मामीटर में मेरा सब्सटेंस क्या था? मरकरी था। तो उस थर्मामीटर को क्या था? मरकरी थर्मामीटर था। तो हम लोगों ने सेंटीग्रेड सिस्टम फ़ारेनहाइट सिस्टम जो पढ़ा था वो मरकरी थर्मामीटर के लिए पढ़ा था और वहीं से फॉर्मूले ड्राइव किए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, एक्सपेंशन ऑफ मरकरी ऐसा एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? थर्मामीटर बना सकते हैं। एक्चुअली में थर्मामीटर जो हमने बनाया था वो कैसे बनाया था? एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, यही प्रॉपर्टी का यूज करके ने बनाया था कि मेरे पास कैपिलरी ट्यूब था। याद कीजिए, मेरे पास कैपिलरी ट्यूब था, यानी कि ऐसा ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत कम हो, और इसमें हमने क्या किया था? मरकरी को रख दिया था। और जब हम देखा था कि जब हम मरकरी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ ऑफ मरकरी कूलम क्या होता है? इंक्रीज करता है। और जब हम टेम्परेचर घटाते हैं तो लेंथ ऑफ मरकरी कूलम क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो यही एक्सपेंशन ऑफ मरकरी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोगों ने थर्मामीटर बनाया था। ठीक है, तो लेकिन यही एक ऐसा इकलौता प्रॉपर्टी नहीं है जी कि जिससे क्या होता है? थर्मामीटर बन सकता है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, यानी कि और भी बहुत सारे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, मतलब जो टेम्परेचर से चेंज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था? मरकरी का जो एक्सपेंशन जो हो रहा था वो टेम्परेचर के साथ, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा था तो मरकरी का एक्सपेंशन बढ़ रहा था, अगर टेम्परेचर घट रहा था तो मरकरी का एक्सपेंशन घट रहा था, मतलब मरकरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। तो और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे कि रेसिस्टेंस। किसी मेटल का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, किसी मेटल का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके थर्मामीटर बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस थर्मामीटर। उसको क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर में हम लोग क्या करते हैं? एक मेटल लेते हैं, मान लीजिए यही एक मेटल ले लिए। इस मेटल को आइस पॉइंट पे रखें। ठीक है, सेंटीग्रेड सिस्टम में देखें तो आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस मेटल को इस आइस पॉइंट के साथ इससे कुछ देर के लिए कांटेक्ट करके छोड़ देंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? जो इस आइस का टेम्परेचर होगा वही इस मेटल का टेम्परेचर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मेटल का टेम्परेचर क्या है? R0 है। ठीक है, मेटल का टेम्परेचर क्या है? R0 है। ये हम लोग किस में देख रहे हैं? सेंटीग्रेड सिस्टम में देख रहे हैं। आप चाहे तो फ़ारेनहाइट सिस्टम में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को फ़ारेनहाइट सिस्टम में देख सकते हैं। तो देख लेंगे कि फ़ारेनहाइट में यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए मेटल का रेसिस्टेंस क्या है? तो मेटल का रेसिस्टेंस तो वही होगा ना, चाहे वो सेंटीग्रेड में देखिए चाहे फ़ारेनहाइट में देखिए, रेसिस्टेंस तो वही होगा। इसमें अगर मेटल को इस आइस से कांटेक्ट करके कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे तो इसका जो हॉटनेस है वो कुछ टाइम के बाद मेटल का हॉटनेस दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और वहां पे देख लेंगे कि टेम्परेचर वहां पे देख लेंगे कि मेटल का रेसिस्टेंस क्या है। तो मान लिए कि यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है? R0 है। यहाँ पे मेटल का रेसिस्टेंस क्या है? R0 है। फिलहाल हम सेंटीग्रेड सिस्टम लेके चल रहे हैं। R0 है। आपका मन है आप चाहे तो फ़ारेनहाइट में भी देख सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट का वैल्यू बस यहाँ पे 0 की जगह पे क्या लिख देंगे?
32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख देंगे। और रेसिस्टेंस तो आर नॉट ही रहना है, रेसिस्टेंस तो वही चीज़ है, सब कुछ तो वही है, बस इसी को टच करा के छोड़ रहे हैं। तो सेंटीग्रेड सिस्टम में इसका टेम्परेचर बोल देते हैं 0 और फ़ारेनहाइट सिस्टम में इसका टेम्परेचर क्या बोल देते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा होगा आपको ये। अब देखिए, अब मेरे पास दूसरा फिक्स पॉइंट है स्टीम पॉइंट, ठीक है। सेंटीग्रेड सिस्टम में बताइए स्टीम पॉइंट का वैल्यू क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या करेंगे, इसी मेटल को इस स्टीम से कांटेक्ट करा के कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद इस स्टीम का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो इस मेटल का भी टेम्परेचर वही हो जाएगा, यानी कि जो इस स्टीम का टेम्परेचर है वही कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा मेटल का टेम्परेचर हो जाएगा। और यहाँ पे मेटल का रेसिस्टेंस क्या मान लेते क्या है, यहाँ पे मेटल का रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल क्या है R100 है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर अलग, इसका मतलब हुआ रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब हुआ कि अलग अलग टेम्परेचर पे मेटल का रेसिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आइस पॉइंट पे मेटल का रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल, आपको अच्छे समझने के लिए मैं सारा चीज लिख दे रहा हूँ। रेसिस्टेंस ऑफ मेटल R0 है और स्टीम पॉइंट पे रेसिस्टेंस ऑफ मेटल R100 है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हम लोग सेंटीग्रेड में देख रहे हैं। अगर चाहे आप तो फ़ारेनहाइट में भी देख सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो आप कर लीजिएगा। देखिए 2 पॉइंट पे हम देख लिए रेसिस्टेंस मेटल का। अब हम लोग कुछ एजम्पशन लेंगे, मतलब कुछ मानेंगे। मरकरी थर्मामीटर में क्या माने थे कि टेम्परेचर जो है वो लेंथ ऑफ मरकरी के साथ कैसे वैरी करता है, लीनियरली वैरी करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक एजम्पशन लेंगे कि टेम्परेचर जो है रेसिस्टेंस के साथ कैसे वैरी करेगा, लीनियरली वैरी करेगा। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वैरीज लीनियरली, दोनों देखिए टेम्परेचर रेजिस्टेंस के साथ लीनियरली वैरी कर रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियरली वैरी करता है। तो ये लिखना ज्यादा सही लग रहा है, यानी कि ज्यादा अच्छा लगता है कि रेजिस्टेंस वैरीज लीनियरली रेजिस्टेंस वैरीज लीनियरली विथ टेम्परेचर। रेसिस्टेंस जो है क्या एजम्पशन ले रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि मेटल का रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल लिख दीजिए, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वैरीज लीनियरली विथ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब एजम्पशन हम क्या ले रहे हैं कि रेसिस्टेंस जो है मेटल का रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वैरी कर रहा है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है ना रेसिस्टेंस के साथ कैसे वैरी करता है, लीनियरली। दोनों एक दूसरे के साथ कैसे वैरी कर रहा है, लीनियरली वैरी कर रहा है। तो वहां पे हम लोग मरकरी थर्मामीटर में क्या एजम्पशन लिए थे कि लेंथ ऑफ मरकरी जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है, लीनियर वैरी करता है। यहाँ पे क्या एजम्पशन ले रहे हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है, लीनियर वैरी करता है। तो यहाँ पे T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AR प्लस B। T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AR प्लस B। यहाँ पे T क्या है आपका टेम्परेचर, R क्या है रेसिस्टेंस ऑफ मेटल, ठीक है। R क्या है रेसिस्टेंस ऑफ मेटल, समझ में आ रहा है। R है आपका रेसिस्टेंस ऑफ मेटल और A और B क्या है, एक कांस्टेंट है। इसका क्या कांस्टेंट का वैल्यू पता है, याद कीजिए मरकरी थर्मामीटर नहीं पता है, कैसे निकलेगा तो यहां से निकलेगा। दो कंडीशन दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज नहीं पता है, A नहीं पता है,
बी नहीं पता है, ए नहीं पता है, बी नहीं पता है, दो अननोन है, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन तो यहाँ से बन ही जाएगा, बना देता हूं। एट टी इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस आर क्या है, आर नॉट है, तो यहां से क्या बन जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ए आर नॉट प्लस बी, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन आपका एट टी इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आर इक्वल टू क्या है, आर 100 है, ठीक है, तो यहां से आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड आर 100 प्लस बी, तो दूसरा इक्वेशन आपका यहां से बन गया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वही मरकरी थर्मामीटर की तरह ही, तो हमारा क्या रिलेशन आएगा, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख दे रहा हूं, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, और ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा, किसके टर्म में, आर के टर्म में, और आर नॉट के टर्म में, और आर 100 के टर्म में, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू मिलेगा टी का पूरा सॉल्व करने के बाद, इसको इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो किसका वैल्यू निकलेगा, ए और बी का, और ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा तो टी का वैल्यू निकल जाएगा, किसके टर्म में, R0 R100, ठीक है, इन सब टर्म में मिल जाएगा, वहां पे आपको ए और बी नहीं दिखेगा, तो टी का वैल्यू पता है क्या आएगा, RT माइनस, या R लिख दीजिए, R माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। उसी तरह से वहां पे क्या था, आर के जगह पे क्या था, मरकरी थर्मामीटर में याद कीजिए, आर के जगह पे क्या था, एल था, एल क्या था, लेंथ ऑफ मरकरी, तो वहां पे प्रॉपर्टी क्या था, लेंथ ऑफ मरकरी, वहां पे एज्यूम क्या किए थे कि टेम्परेचर लेंथ ऑफ मरकरी के साथ लीनियरली वेरी करता है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी क्या लिया, रेसिस्टेंस लिया, और यहाँ पे क्या एज्यूम किया कि रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करता है, बाकी सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे T इक्वल टू क्या आ गया, जहां वहां पे L था तो L के जगह पे R आ गया, वहां पे L नॉट के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, R नॉट आ गया, वहां पे L100 के जगह पे यहाँ पे R100 आ गया, वहां पे L0 के जगह पे यहाँ पे R0 आ गया। देखिए सेम उसी तरह से आया, ये किस में आएगा, डिग्री में, ये किस में आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि हम लोग सेंटीग्रेड सिस्टम में सारा कुछ लिखे हैं, चाहे तो आप इसको फ़ारेनहाइट सिस्टम में भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, हाँ चलिए यहाँ पे अब देखिए आर क्या है, आर है रेसिस्टेंस ऑफ मेटल at temperature, resistance of metal at temperature T, ठीक है। R0 क्या है, resistance of metal at ice point, R100 क्या है, resistance of metal at steam point, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए रेसिस्टेंस ऑफ मेटल एट टेम्परेचर T को जनरली हम लोग RT से भी डिनोट कर देते हैं, RT का मतलब क्या हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल एट टेम्परेचर T, R0 का मतलब क्या हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल एट आइस पॉइंट, ठीक है, और R100 का मतलब क्या हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल एट स्टीम पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल से भी देख लीजिए, देखिए सेंटीग्रेड सिस्टम में ले रहे हैं, मान लेते हैं कि आइस पॉइंट पे सेंटीग्रेड सिस्टम में क्या होता है, टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यही होता है, और यहाँ पे रेसिस्टेंस R0 है, ये आपको मालूम है, क्योंकि लैब में आप लोग
मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना रेसिस्टेंस है जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है। फिर लेबोरेटरी में या लैब में सेंटीग्रेड सिस्टम में स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर कितना लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेटल का रेसिस्टेंस स्टीम पॉइंट पे लेबोरेटरी में देख सकते हैं, तो उसका वैल्यू मान लेते हैं कि R100 है, ये आपको गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में जनरली, ठीक है। तो देखिए R0 पता है और R100 पता है, R0 पता है, R100 पता है, ठीक है। अब हमको R निकालना है, तो R क्या है यहाँ पे, तो हमको मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यही मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, और इसका टेम्परेचर हमको मालूम करना है। तो क्या करेंगे, यही मेटल को लेके आएंगे, इससे टच करा देंगे और कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T है, तो मेटल का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, और इस टेम्परेचर पे मान लेते हैं कि मेटल का रेसिस्टेंस क्या हो गया, RT हो गया, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं, RT मतलब आपको गिवन रहेगा क्वेश्चंस में, अगर RT गिवन रहेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे R के जगह यहाँ पे RT पुट कर दीजिए, ठीक है। तो RT क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल एट टेम्परेचर T, तो R0 भी मालूम है, R100 भी पता है, RT भी मालूम चल गया, तो आपको इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो कि नहीं पता था वो मिल जाएगा, इस फॉर्मूले में सबका वैल्यू पुट कर देंगे, आपको T का वैल्यू मिल जाएगा, किसमें, सेंटीग्रेड सिस्टम में, क्योंकि सेंटीग्रेड सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपको वैल्यू सेंटीग्रेड सिस्टम में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख, चलिए इस पे अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, इस पे अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं, जिससे कि आप समझ पाएंगे और बेटर से कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। द रेसिस्टेंस, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, द रेसिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर at ice point the steam point and the boiling point of sulfur, boiling point of sulfur are 2.5 ohm, 3.5 ohm and 6.5 ohm respectively. Find the boiling point of sulfur on the platinum scale. On the platinum scale, the ice point and the steam point and the steam point measures 0 degree and 100 degree respectively.
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट जो लिखा गया है 0 डिग्री और 100 डिग्री, तो ये सेंटीग्रेड सिस्टम में लिखा गया। किसके लिए? वाटर के लिए। वाटर मतलब क्या? वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस, तो आइस पॉइंट मतलब क्या कि वही मेल्टिंग आइस, जो वाटर को अगर मान लीजिए ठंडा करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो वही मेल्टिंग आइस जो है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी को ना आइस पॉइंट बोलते हैं। और स्टीम पॉइंट क्या? वाटर का स्टीम, मतलब वाटर जब भाप बन रहा होगा। ठीक है, तो वाटर का स्टीम पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है। और यहाँ पे किसका पूछ रहा है? फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर का पूछ रहा है। कंफ्यूज नहीं करना है, ये वाटर का नहीं पूछ रहा है, ये सल्फर का पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं अपना टेम्परेचर का? T इक्वल टू RT माइनस R0 R100 माइनस R0, यही फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए RT क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ मेटल एट T, रेसिस्टेंस ऑफ मेटल एट टेम्परेचर T। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग स्टेट पे क्या है, यानी कि सल्फर जब बॉइल कर रहा है तो उस टाइम पे सल्फर का टेम्परेचर क्या है। तो मान लेते हैं उस टाइम पे सल्फर का टेम्परेचर क्या है? T है। और जब मेटल को उस टाइम पे सल्फर से कांटेक्ट कराएंगे बॉइलिंग सल्फर से कांटेक्ट कराएंगे, तो उस टाइम पे मेटल का रेसिस्टेंस क्या मान लिए? RT है। और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6.50। कितना दिया हुआ है? 6.50। तो T का वैल्यू निकालना है, तो पुट कर दीजिए RT का वैल्यू 6.50। यहाँ पे 100 भी होता है फॉर्मूला में। 6.50 माइनस R0। R0 क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ मेटल एट आइस पॉइंट ऑफ वाटर। आइस पॉइंट ऑफ किसका? आइस पॉइंट वाटर का। ये आपको अगर नहीं दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है, क्योंकि आपने रेसिस्टेंस थर्मामीटर में जो है आइस पॉइंट किसका लिए है? वाटर के लिए लिखे हैं। और मरकरी थर्मामीटर के लिए भी आइस पॉइंट किसका? वाटर का। ठीक है, और स्टीम पॉइंट किसका? वाटर का। समझ में आ रहा है ना? तो 2.50। R0 का वैल्यू क्या है? 2.50 अपॉन R100। R100 कितना लिए हैं? स्टीम पॉइंट। देखिए 3.50 माइनस 2.50 इंटू 100। ठीक है, तो अब देखिए 6.50 में से 2.50 गया, कितना हो जाएगा? 4। 3.50 में से 2.50 गया, 1 इंटू 100, तो कितना हो गया? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि देखिए सेंटीग्रेड सिस्टम में लिखा गया है ना। देखिए ये जो प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर है वो किस सिस्टम में है? सेंटीग्रेड सिस्टम में है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आइस पॉइंट को कितना लिया गया है? 0, और स्टीम पॉइंट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि आइस पॉइंट को 0 कब लिया जाता है और स्टीम पॉइंट को 100 कब लिया जाता है? सेंटीग्रेड सिस्टम में। इसका मतलब ये थर्मामीटर जो है किस सिस्टम पे बेस्ड है? सेंटीग्रेड सिस्टम पे बेस्ड है। समझ में आया? तो टेम्परेचर जो निकलेगा यहाँ पे 400 डिग्री जो निकला है वो किस सिस्टम में निकला है? सेंटीग्रेड सिस्टम में निकला है। समझ में आ गया होगा? तो यही हो गया आपका आंसर। इसी तरह से इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, इसी तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा है प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर। देखिए रेसिस्टेंस थर्मामीटर में अगर हम मेटल प्लेटिनम यूज करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। रेसिस्टेंस थर्मामीटर में अगर हम लोग मेटल प्लेटिनम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर। इसका मतलब हम लोग कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, मतलब कौन सा मेटल का रेसिस्टेंस देख रहे हैं? प्लेटिनम का। ये जो मेटल कौन सा है? प्लेटिनम का। समझ में आ गया? तो अगर मेटल हम लोग प्लेटिनम यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।